हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और आप हैं हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर वाले अभी जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं और उन्हीं पेपर्स का मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आई हुई हूँ। पहले हमने फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन किया था, अब हम जो है सेकंड पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और ये पेपर आपका 27 अक्टूबर 2025 को हुआ है और इसका हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले थे। जल्द से जल्द मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ जाइए टारगेट एग्जाम ओनली पर, ताकि आप भी अपने क्वेश्चन पेपर का पता लगा सकें कि आप कितना पेपर सही करके आए हैं और कितना आपका गलत हुआ है और कितने मार्क्स आप गेन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना पेपर कैसा आया हुआ है हमारा, और इसको फटाफट हम जो है क्या सोल्यूशन भी करते रहेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है, यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन इजीली आते थे और कितने क्वेश्चनों में आपको करने में प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, पहला वाला जो पेपर था फर्स्ट पेपर था वो थोड़ा सा टफ भी आया था और जो है कुछ चीज़ें जो थी कॉम्प्लिकेटेड उसमें क्वेश्चन दिए हुए थे, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए बच्चों को करने में प्रॉब्लम्स हुई उसमें। ठीक है, ये देखते हैं सेकेंड पेपर। तो हम अपना देखेंगे सेकेंड पेपर हम अपना। तो यहाँ पर देखिए ये पेपर है आपका। तो यहाँ पर हमारा ये प्रथम सेमेस्टर 25 है, 2025 का है, द्वितीय प्रश्न पत्र है और आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसा हुआ है। वास्तविक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे कौन कौन से। पहला इसमें दिया है पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। मैंने, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी प्रशिक्षु बैच में, तो मैंने आपको सारे जो हैं शिक्षण सूत्र कराए हैं, शिक्षण कौशल कराए हैं, सब कुछ मैंने आपको प्रॉपर्ली कराया है। अगर आपने देखा होगा तो आपका पेपर जो है यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाए होंगे। तो यहाँ पे किनका है, फर्स्ट दिया है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का है, बाल मनोविज्ञान और या प्राणी मनोविज्ञान या आपका जीव विज्ञान का। तो ये राइट आंसर इसमें क्या होगा, पूर्ण से अंश की तरफ। तो पूर्ण के अंश की तरफ हमारा यहाँ पे पहला आएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ठीक है, क्या है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ठीक है, पहले का पहला होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है, समूह कार्य के द्वारा, कहानी द्वारा, प्रश्नोत्तर प्रश्न द्वारा या व्याख्यान के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो कौन से होंगे, तो अगर बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का जो करना है तो कहानी के द्वारा हम कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा, जो सेकंड वाला है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड का सेकंड होगा, फर्स्ट का फर्स्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है। तो बताना है शिक्षण का समान सिद्धांत जो है इनमें से किसमें नहीं है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है या परिणाम का सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है सामान्य सिद्धांत में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर, तो थर्ड का हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। ठीक है, परिणाम का सिद्धांत ये आपका नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, नहीं पूछा गया है। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बिकम बेटर टीचर आ माइक्रो टीचिंग अप्रोच निम्न में से किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पर ये जो है इंग्लिश में पेपर नहीं आया, ये इंग्लिश में जो है बुक है। तो ये पूछा गया है कि ये किसकी है, माइक्रो टीचिंग जो अप्रोच बुक है ये किसकी है। तो डॉक्टर बी के पासी की है, डॉक्टर एल दोसाज की है या एलन की है या रेयान में है, रेयान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है फोर्थ वाले का, तो ये है डॉक्टर बी के पासी की है। ठीक है, डॉक्टर बी के पासी को जो माइक्रो टीचिंग जो है वो भारत में लाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो भारत में माइक्रो टीचिंग जन्म जाता किसको माना जाता, इनको भी माना जाता। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो विज्ञान किट में कितनी वस्तुएं होती हैं, 110 होती हैं, 85 होती है, 105 होती हैं या 80 होती है। तो राइट आंसर क्या है फिफ्थ वाले का, आप क्या लगा, क्या जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है 105। कितनी होती हैं, 105 होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन आया है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक हैं। तो प्रश्नोत्तर मैंने आपको सारी जो प्रविधियां हैं या विधि, आपकी जितनी प्रविधियां हैं विधियां हैं उन सारी के मैंने आपको जनक लिखवाए हैं। अगर आपने देखी होगी क्लास मेरी प्रशिक्षु बैच वाली, तो यहाँ पर आप अच्छे से कर पाएंगे। तो कौन है, प्लेटो है, सुकरात है, अरस्तु है या जॉन डीवी है। जल्दी से बताओ सिक्स नंबर का आप आंसर क्या लगा के आए हो।
जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कमेंट करके कि क्या लगा के आए हो। कुछ थोड़ा बहुत आप भी तो कमेंट करो, सारे सॉल्यूशन तो मैं ही करा दूंगी आपके लिए वैसे तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको क्या होगा। 6 वाले का आंसर, 6 वाले का होगा सेकंड वाला। तो कौन है? सुकरात है। प्रश्नोत्तर प्रविधि की कौन है? सुकरात है। ठीक है, तो 6 का है, 6 का सेकंड है, 6 का सेकंड है। आगे चलेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? पाठ्यक्रम है, परिवार है, पूर्व ज्ञान है या टीएलएम है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? 7th का राइट आंसर है पूर्व ज्ञान। क्या है? पूर्व ज्ञान है। ठीक है, तो 7th का है थर्ड वाला, 7th का है थर्ड वाला। ठीक है, 7 का थर्ड है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि संप्रेषण के घटक है। तो संप्रेषण के घटक प्रेरक, संदेश, ग्राही, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी है। ये सभी हमारे क्या होते हैं? संप्रेषण के घटक होते हैं। ठीक है, तो 8 का फोर्थ है। क्या है? 8 का फोर्थ है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर देखेंगे क्या दिया है। 9 नंबर दिया है कि किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। तो किस सूत्र का संबंध जो है आगमन विधि का 9th का, तो 9th का हमारा क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो सेकंड वाला राइट आंसर है। 9 का सेकंड होगा। ठीक है, 9 का दूसरा वाला होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर आया है कि सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो सहयोग की भावना का विकास किसमें? समूह कार्य में, वाद विवाद प्रश्न, जो वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से या सहायक सामग्री से। तो 10 नंबर का क्या होगा? 10 नंबर का होगा समूह कार्य से। जो समूह कार्य है इससे हमें सहयोग की भावना जो है विकसित होती है। ठीक है, 10 का फर्स्ट होगा। 10 का क्या होगा? फर्स्ट होगा। अब हम चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? लेखन में सुधार करना, सुलेख पर सुधार देना या दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना। तो उपचारात्मक, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना। ठीक है, थर्ड वाला। 11 का क्या होगा? थर्ड होगा। 11 का थर्ड होगा। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम 12 नंबर अपना क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 12 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाठ योजना का प्रथम बिंदु निम्न में से है। तो पाठ योजना का प्रथम बिंदु क्या होता है? प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, उद्देश्य कथन होता है, काठिन्य निवारण होता है या व्याख्या होती है। तो राइट आंसर क्या है? 12 का एक है। ठीक है, जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, सबसे पहले पाठ योजना बनाते हैं तो हम बच्चों से क्या करते हैं? प्रस्तावना प्रश्न रखते हैं उसमें। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जनक कौन है। तो सूक्ष्म शिक्षण में के कौन है? DLN है। कौन है? DLN है। 13 का क्या है? 13 का है चौथा। 13 का चौथा है। ठीक है, 13 का चौथा नंबर है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्याख्यान विधि में प्रायः छात्रों के क्या बनने की संभावना होती है। तो क्या बनने की संभावना होती है? मूक, सक्रिय, निष्क्रिय, इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यान विधि में बच्चा क्या होता है? व्याख्यान विधि में बच्चा जो है निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय होगा। तो 14 का क्या होगा? 14 का थर्ड होगा। क्या होगा? 14 का थर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि व्याख्यान विधि में जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो बच्चा जाहिर सी बात है शांत होकर सुनेगा ही, तो निष्क्रिय होगा बच्चा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के कितने ध्रुव हैं, मतलब कितने पोल हैं। तो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आपने पढ़ा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मैंने आपको बताया है कितने ध्रुव होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है? 3 पोल होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? सेकंड वाला। सेकंड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर है। 15 का सेकंड है। क्या है? 15 का सेकंड है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आपको 15 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं, कि यहाँ पर आपको 15 में से आपने कितने नंबर गेन करे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, तो उसको भी मैं आपको अच्छे से जो है प्रॉपर्ली सॉल्व कराऊंगी। चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें आप मुझे कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप जो है कैसे पेपर करके आए हैं। सही है, तो अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए आप जैसे देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये दिए हुए हैं यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए। तो ये तो आप लिख दिया होगा। इसमें क्या है? शिक्षण को बताना है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो एक व्यक्ति क्या होता है दूसरे व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और मूल्यों के प्रदान करता है। ठीक है, इसको क्या है? प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आया है कि शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो शाब्दिक, अगर आपने संप्रेषण वाली मेरी क्लास देखी होगी तो आप इसको इजीली कर पाए होंगे। सारे क्वेश्चन मैंने जो आपको कराए हैं सारे वही आए हैं। ये पेपर बहुत ही ईजी आया। अगर कोई भी बच्चा कहता है उसने मेरी क्लास में पढ़ा है कि ये पेपर कठिन है, तो ये पेपर कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपके फुल में से पूरे मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया तो मौखिक संप्रेषण होगा और लिखित होगा। ठीक है, मौखिक और लिखित होगा। ठीक है,
अब 18 नंबर क्वेश्चन का मैं बता रही हूँ कि शिक्षण सूत्रों को के कोई 2 लाभ बताने। तो आपको पता होंगे लाभ कितने होंगे इसके, आपको पता होंगे कि लाभ मैंने आपको कितने बता रखे हैं, मैंने कई लाभ बताए हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे आप लिख सकते थे शिक्षण को प्रभावी बनाना और छात्रों को समझने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, छात्रों को समझने में मदद करता है और शिक्षण को प्रभावी बनाता है। ठीक है, और 13 उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आया है निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा तो आपने लिख दी होगी, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से परिभाषा याद करके जाता है। तो मैंने भी आपको जो है सारी क्लासेस में अपने प्रशिक्षु बैच में सारी जो है डेफिनेशंस वगैरह सब में बताई थी। तो यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण की आपको जो है परिभाषा लिखनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्ञात से अज्ञात किस तथ्य पर आधारित है। जो ज्ञात से अज्ञात सूत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है, तो इसको आपको समझाना था। समझाने का मतलब यहाँ पर जाना आपको डिटेल में नहीं लिखना था, बस थोड़ा सा लिखना था। तो ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, बच्चों को जो ज्ञात होता है उसको हम उससे पहले हम जो उसको पता होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद हम उससे जो उसे नहीं पता होता उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ठीक है, उस बच्चे को कोई नई जानकारी देने के लिए तब हम इसका यूज करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण में रुचि के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत को यहाँ पर आपको स्पष्ट करना था। रुचि का सिद्धांत तो मैंने बताया था आपको कि जो छात्र जो होते हैं उन्हें विषय में रुचि हो और उसको प्रभावी बनाने के लिए क्या है रुचि का सिद्धांत जो है लाया गया था। इससे क्या शिक्षण क्या है रोचक हो और विभिन्न विभिन्न तरीके का इसमें प्रयोग किया गया। और 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पुनर्वलन शिक्षण कौशल के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो पुनर्वलन कौशल के जो पुनर्वलन शिक्षण कौशल है इसके उद्देश्य को स्पष्ट करना था। तो उद्देश्य भी आपने लिख दिए होंगे। ठीक है, कि इसका उद्देश्य क्या है, सभी के व्यवहार करने में क्या है सकारात्मक प्रक्रिया देना है। ठीक है, ताकि बच्चे क्या हैं प्रोत्साहित हों, उनके आत्मविश्वास बढ़े, और ये सब हम लिख सकते थे सीखने के लिए क्या हो प्रेरित हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुदेशन से क्या अभिप्राय है। तो अनुदेशन से क्या अभिप्राय है कि छात्र को किसी भी विषय के लिए क्या है छात्र को किसी विषय या कौशल को सीखने के लिए दी जाने वाली जो व्यवस्थित जानकारी होती है या निर्देश होता है उसी को हम क्या कहते हैं अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि मतलब छात्रों को सीखने में मदद करता है। क्या करता है, छात्रों को सीखने में मदद करता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि श्यामपट्ट शिक्षण कौशल के घटक बताइए। तो श्यामपट्ट शिक्षण कौशल के घटक आपको बताने थे। बताइए आपको कि स्पष्ट लेखन होना, कि घटक क्या होंगे, स्पष्ट लेखन होना और उचित आकार और रिक्ति होना, और क्या मुख्य बिंदु को रेखांकित करना, मतलब कोई मुख्य बिंदु है उसको हम रेखांकित कर देते हैं श्यामपट्ट। तो ये भी आपने लिख दिया होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आया हुआ है कि खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों का बताना। तो खेल पर आधारित शिक्षण विधि मैंने आपको बताई थी कि किंडरगार्टन विधि है, माउंटेन्सरी विधि। क्या है, किंडरगार्टन विधि और माउंटेन्सरी विधि। इसको मैं आपको लिख दे रही हूँ। ठीक है, कौन सी है, किंडरगार्टन विधि और आपकी सेकंड क्या होगी, एक आपकी होगी माउंटेन्सरी विधि। कौन सी होगी, माउंटेन्सरी विधि। ठीक है, ये 2 हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आया 26 नंबर। हम नीचे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि खेल, ये तो हमने कर लिया 25 नंबर। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ क्या है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर का जो है अर्थ आपको बताना था। तो ये भी आपने कर दिया होगा कि वह न्यूनतम ज्ञान और कौशल जो एक छात्र को किसी विषय स्तर या कक्षा में प्राप्त होता है। ठीक है, यह आवश्यक है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र क्या होते हैं एक निश्चित स्तर पर सीखते हैं। इससे ये पता चलता है कि बच्चे जो हैं सब एक ही स्तर पर सीख रहे हैं। ठीक है, अगला है 27 नंबर है बाल केंद्रित शिक्षण के 2 विशेषता बताइए। तो इसकी विशेषता आपने बताई थी कि छात्र का सक्रिय भागीदारी होता है और छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण में। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा आया था क्षेत्रीय पर्यटन शैक्षिक विधि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जो क्षेत्रीय पर्यटन शैक्षिक विधि था इसको आपको परिभाषित करना था। ज़्यादातर इसमें डेफिनेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको हमेशा बताया कि आप डेफिनेशन कुछ याद रखिए, क्योंकि कुछ भी हर उसमें आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। आपको हर उसमें आपको डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। 28 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय पर्यटन शैक्षिक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें क्या छात्र क्या होते हैं किसी विशेष स्थान पर ले जाकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप भी
जब हम छोटे होते हैं तो हम टीचर्स क्या करते हैं, हमें जो है कहीं घुमाने ले जाते हैं, तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ अपनी जानकारी जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, छात्रों के वास्तविक जीवन के अनुभव पता चलते हैं। अगला है 29 नंबर है कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण कीजिए। तो शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण, तो आपको पता है पहला इसमें है ज्ञान आधारित प्रश्न होते हैं, समझ आधारित प्रश्न होते हैं, अनुप्रयोग आधारित प्रश्न होते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ आप वही लिख के आए हैं या उससे मिलता जुलता भी लिख के आए हैं तो आपका पेपर अच्छा हुआ। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो किस संस्था ने किया सबसे प्रथम अध्ययन, इसको मैं बता रही हूँ। जो शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में सर्वप्रथम जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, स्टैन ये है यहाँ का 30 का आएगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, ठीक है, इसके द्वारा ही अगर आप ये लिखे आए तो ये यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन सही होगा। आगे देखेंगे अगले, अब हम आगे चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि आपके यहाँ पर 30 में जो हैं कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आप कितने पेपर अच्छा करके आए हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मैंने आपको क्लासेस दी हैं, तो सारा कुछ आपको वही आया हुआ है अगर आपने अच्छे से क्लासेस ली हैं प्रॉपरली एक एक। ठीक है, तो चलते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं आपके। तो हमारा ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला इसमें दिया है मंदबुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर बताना था आपको, थोड़ा सा इसको बड़ा ही लिखना था कि किस प्रकार का किया जाता है। तो उपचारात्मक जिसमें आप लिख सकते थे कि धीमी गति से उन्हें सिखाना होता है, उनकी कठिनाई को समझकर उन्हें पहचान कर उसे उन बच्चों को सिखाना होता है, क्योंकि वो मंदबुद्धि होते हैं, उनको जो है चीज़ें जो है देर से समझ में आती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर TLM का प्रयोग कर सकते हैं और सरल और मूर्त शिक्षण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर है कि दक्षता आधारित शिक्षण विधियों के सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधियों के सोपान जो हैं, तो इसमें आपके कई सोपान आते हैं। इसमें क्या उद्देश्यों को तैयार करना हो गया, और वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना हो गया, मूल्यांकन होगा, पुनर्शिक्षण हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके इसमें आते हैं। ठीक है, अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बताना था आपको। तो पहले आपको बताना था कि जो जैसे हम गणित में पढ़ाते हैं, तो गणित पढ़ाने के लिए इसके लिए क्या है उसको उपयोग करते हैं कि पहले हम छोटे छोटे भागों को जोड़ते हैं, उसके बाद पूर्ण इकाई के बारे में उनको समझाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आया है कि शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर बताना था। तो शिक्षण और प्रशिक्षण में आप अंतर बता चुके होंगे कि किस तरीके से आप शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर भी आपने बता दिया कि शिक्षण क्या है, एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है, इसके उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को ज्ञान, समझ, कौशल विकास करना और इनमें सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, और प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग। पहला है टीचिंग है, अगला है ट्रेनिंग है। अगर आप इंग्लिश में लिखे आए तो आपको इंग्लिश में नंबर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इन पेपर्स में DLED में यही होता है कि आपको प्रॉपर हिंदी लिखनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिख के आए तो आपका क्वेश्चन जो कट हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। सही है, तो यहाँ पर आप जो है इसका प्रशिक्षण में आप कैसे देख सकते हैं, ट्रेनिंग में यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य क्या होता है, कार्य कौशल और दक्षता को प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसमें व्यावहारिक और क्रियात्मक ज्ञान पर आधारित ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। इसके बाद हमारा 35 नंबर क्वेश्चन आया है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर विस्तृत प्रकाश डालिए। ठीक है, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर जो विस्तृत प्रकाश डालना था ये भी आपने कर ही दिया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें आप इस तरीके से लिख सकते थे कि मतलब कि पॉइंट डाल के भी लिख सकते हैं कि प्रत्याशित सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत और अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आप लिख सकते थे। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन भी कर दिया होगा। इसके बाद है उत्तम शिक्षण की विशेषता। तो ये भी आपने कर दिया था, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, उद्देश्यपूर्ण करना, प्रगतिशील करना, लोकतांत्रिक होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए और प्रेरक होना चाहिए, इसकी विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण के महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ये भी आपने कर दिया होगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर इनको आप हेडिंग डाल के करके आएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि हेडिंग डाल के अगर हम करते हैं तो उसमें जो है टीचर्स जो है उसको लगता है कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, वो अंदर ज़्यादा नहीं देखता है, केवल आपकी हेडिंग्स देख के आपको जो है उससे पता चल जाता है कि आपने कितना लिखा है। ठीक है, ज्ञान का हस्तांतरण होता है, छात्रों की सहभागिता होगी, फीडबैक होगा, समझ का विकास होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉइंट आप डाल सकते थे इसमें।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको बहुत सारे शिक्षण कौशल बताए थे, तो प्रश्न पूछने का कौशल, उदाहरण देने का कौशल, इस तरीके से आप और भी कौशल लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांत में अंतर उदाहरण सहित बताइए। तो शिक्षण सूत्र और शिक्षण में अंतर बताने थे, आप एक तरफ जो है शिक्षण सूत्र डालते हैं, एकदम शिक्षण सिद्धांत डालते हैं। ये शिक्षण सूत्र जो होते हैं ये शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देशक होते हैं, जबकि जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं ये क्या करते हैं, जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रण करने वाले नियम बताते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट आप और डाल सकते थे कि शिक्षण सूत्र जो होते हैं ये अनुभव पर आधारित होते हैं, लेकिन जो शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं वो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक शोध पर आधारित होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम डाल सकते थे शिक्षण सूत्र में ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, लेकिन जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो हमारे वो हमारे होते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें रुचि का सिद्धांत, ये हमारे क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट है। लास्ट हमारा क्वेश्चन आया हुआ था कि सहभागी शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करती है उसकी विशेषता बताइए। तो यहाँ पर सहभागी शिक्षण के बारे में बताना था आपको कि सहभागी शिक्षण क्या होता है। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, एक साथ जो हैं मिलकर सहयोग से पढ़ते हैं। ठीक है, सहभागी शिक्षण उसी को कहते हैं। ठीक है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सीखने की प्रक्रिया को में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल ना तो छात्र सक्रिय होता है ना ही टीचर सक्रिय होता, दोनों होते हैं सक्रिय। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत सारी गतिविधियाँ और कार्य वगैरह यहाँ पर दोनों जो हैं योगदान से करते हैं। और विशेषता में आप देख सकते हैं कि छात्र केंद्रित होता है और सक्रिय भागीदारी होती है, सहयोगपूर्ण वातावरण होता है, आलोचनात्मक सोच का विकास ही होता है। ये विशेषता आप लिख सकते थे। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आते थे और कितने नंबर का आप पेपर करके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया और मैंने वाकई में बहुत अच्छे से आपको बताया है कि किस क्वेश्चन में आप किस तरीके से डाल सकते थे। ठीक है, अगर आप अच्छे से करके आए हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। मैंने ये पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन करा दिया है, तो यहाँ पर जो है आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे और किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है, तो हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप हमारी क्लास से जुड़े हैं तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली सही अच्छे से पूरी सटीक जानकारी मिलने वाली है। सही है, तो यहाँ पर आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका पेपर कैसा गया है और आप कितने मार्क्स का पेपर पूरा सही करके आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हम जो है कल के जो पेपर है उनका पेपर सोल्यूशन जो है कराएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।